हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ फॉर ऑल एग्जाम्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर। इस प्रीवियस ईयर पेपर में हम सोशल साइंस के पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मैं आपको आंसर्स भी बताती जाऊंगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जो हमारे हिंदी मीडियम वाले छात्र भी हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। आंसर मैं सबके बताऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको आंसर और कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है क्लियर होता चले। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो है कि यहाँ पे पूछा गया है कि हम भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 16 नवंबर 1949 को। आई होप सबको पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों की किसने प्रिंसली स्टेट जो थे उसको एकाग्र करने में, उन सबको एक साथ मिलाने में हेल्प करी थी, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कि कंकरेंट लिस्ट जो होता है, समवर्ती सूची, उसमें कौन कौन से होते हैं। इसमें चाहे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है या फिर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है या फिर ये यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है। तो गाइस हमें जैसे कि पता है कि शेड्यूल 7 जो है वो इसी के ऊपर है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो स्टेट का, सेकंड जो होगा वो होगा यूनियन का, और थर्ड जो होगा कनकरेंट, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों होते हैं। तो गाइस इसका जो आंसर होगा आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर होगा यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और ये कौन से शेड्यूल में है, ये है 7th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें पूछा गया जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। इसके चेयरमैन थे हमारे BR अम्बेडकर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, मुगल के कंट्रोल से कब अलग हुआ, किसके, कौन था उस टाइम पे। तो वो थे मुर्शिद कुली खान। ठीक है गाइस, मुर्शिद कुली खान थे उस टाइम पे जब मुगल के कंट्रोल से धीरे धीरे बंगाल निकल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको पता है बहादुर शाह जफर जो थे लास्ट मुगल एम्परर थे, तो इनको इनके डेथ के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो ये थे हमारे, बताइए आप, ये थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है गाइस, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर दैट अवध वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें है कि इसमें ये बोला गया कि किस गवर्नर जनरल ने ये कहा कि अवध जो है वो गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उसको अच्छे तरीके से उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। किसने कहा था ये कहा था डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा, वो थे नाना साहेब। आप देख सकते हैं हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें एक टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आ गया, इसमें बीच बीच में काफ़ी टीचिंग मेथड से भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हम वो भी करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा मेथड बेस्ट होगा अगर हम किसी बच्चे को फैक्ट्री थीम के बारे में पढ़ा रहे हैं, फैक्ट्री के बारे में बता रहे हैं बच्चे को, तो इसमें से कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है बच्चों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, दूसरा है उनको कहानी सुनाना, तीसरा किसी एक विशेषज्ञ को निमंत्रित करना ताकि वो उनको उस बारे में बता सके, या फिर उनको फैक्ट्री की एक ट्रिप बनाना ताकि वो फैक्ट्री में घूम के खुद देख सके। तो गाइस आप देख सकते हैं, अब हमने हमेशा ये देखा है कि जिसमें खुद बच्चे मिलजुल के जो काम कर रहे हो, खुद इन्वॉल्व हो, तो वो वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4th। नेक्स्ट जो है एडुसेट क्या है। एडुसेट का मतलब होता है एजुकेशन सैटेलाइट। तो ये एक इंडियन मैडमेड सैटेलाइट है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवाणी और बीजक में से निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। इसका आंसर होगा कबीर। इसका आंसर होगा कबीर। अब यहाँ पे पूछा गया है जो एलोरा केव जो है, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सारी
पिक्चर्स बनी हुई है, पेंटिंग हुई हुई है। तो ये जो इलोरा केव्स है ये किसके पीरियड में बना था? तो ये पीरियड ये बना था राष्ट्रकूट काल में, राष्ट्रकूट पीरियड में बना था ये। इसमें पूछा गया है कि कौन से इनमें से, इन चारों में से कौन जो थे, कौन सा समाज था जिसने उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद या फिर उपनिषद के में बिलीव करते थे, वहाँ से उन्होंने आइडिया लिया था। तो ये थे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो थे उपनिषद से आइडियाज़ लेते थे और उसी के बेस पे उनका ये चलता था जो भी था। विंड वेन किस लिए यूज़ होता है? ये होता है डायरेक्शन के लिए। कौन सा लेयर जो है एटमॉस्फेयर का रेडियो तरंगों को संचलन करने में मदद करता है? तो ये जो मदद करता है वो कौन है? ये है थर्मोस्फेयर, इसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। ये है, सबसे पहले है इनर कोर, आउटर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला, सबसे अंदर वाला इनर कोर, फिर उसके बाहर वाला आउटर कोर, फिर हमारा मेंटल, एंड देन सबसे ऊपर जो होता है वो क्रस्ट होता है। अब इस डायग्राम को देखिए और आप बताइए कि अगर ऐसा अगर फॉर्म होता है, ऐसी अगर सिचुएशन फॉर्म होती है, तो इसमें इनमें से किस चीज़ की संभावनाएं हैं? तो इसका जो आंसर हो वो होगा नीप टाइड। नीप टाइड की संभावना, जब नीप टाइड आता है तो ऐसा होता है कि सन अपनी ग्रेविटी से इस तरफ खींचता है और मून इस तरह वाटर बॉडीज़ को, तो वहाँ पे होता है नीप टाइड। यहाँ पे बोला गया है कि अगर जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाकर बहती है। तो मिएंडर मतलब होता है, मिएंडर मतलब ही होता है ऐसे कुछ मोड़ना तोड़ना। तो इसका जो आंसर होगा मिएंडर, जिसे आप विसर्प भी कहेंगे। विसर्प मतलब सांप की तरह बनाती है ऐसे डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज extremely useful in most inaccessible area and time of calamities for rescuing people and distributing food, water and clothes and medicine। इसमें ये पूछा गया कि जब कुछ जैसे मान लो बाढ़ आ गया या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, भूकंप आ गया और वहाँ पर बहुत तबाही हुई है, तो इसमें से कौन सा मीन्स जो होगा वो वहाँ के लोगों को खाना पहुँचाने में, मदद पहुँचाने में हेल्प करेगा। तो आपने देखा ही होगा कि हेलीकॉप्टर से फूड गिराए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, तो सबसे हेल्पफुल जो होता है वो होता है इस टाइम पे एयरवेज, वायुमार्ग। इसमें ये क्वेश्चन देखिए, द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील्स विद कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन जहाँ आ जाएगा वहाँ पे आप डेमोग्राफी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन के बेस पे, इस बेस्ड पे है ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि जो सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। और जो नेक्स्ट है इसका रीज़न दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, वो हायर एल्टीट्यूड पे है, इसलिए वहाँ पे सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में जल्दी निकलता है या फिर गुजरात में लेट निकलता है। तो इसका जो इन्होंने जो ये जो रीज़न दिया वो बिल्कुल गलत है। ये अरुणाचल प्रदेश में इसलिए सूरज जल्दी निकलता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है और जो हमारा सूर्य निकलता है वो ईस्ट से निकलता है, तो ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में जाते जाते इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका आंसर जो होगा इसमें ये होगा कि ये जो ट्रू है बट इसका रीज़न जो है वो गलत है, तो इसका आंसर जो होगा 4th। नेक्स्ट वन इज इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? ठीक है गाइस, तो इसका जो आंसर होगा सोलर एनर्जी। इसको आप नॉन कन्वेंशनल को आप ऐसे बोल सकते हैं जो ख़त्म नहीं होता, रिन्यू करता रहता है। जैसे हमारा वाटर एनर्जी हो गया, हाइड्रो से जो हमें पानी से बनता है एनर्जी, सूरज से बनता है, ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। नेक्स्ट जो है द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स इज नोन एज। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजन कहलाता है, इसे बोलते हैं पिस्सीकल्चर। मछली जहाँ आ जाए वहाँ पे पिस्सीकल्चर लगा देना आप। अब 2 लैंड मास को जोड़ती है जो, उसे क्या बोलते हैं? एक जैसे ये जैसे मान लो कि ये समुद्र है पूरा, यहाँ पे एक लैंड मास है और एक यहाँ पे है, एक पतली सी लैंड इसको जोड़ती है इन दोनों को, तो उसको बोलते हैं इस्तुमस, स्थल संधि। और 2 वाटर बॉडीज को जोड़ने वाले को बोलते हैं स्ट्रेट, जिसे जल संधि बोलते हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट जो है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? ये आप सबको पता होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइस,
आप आई होप आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे ही मैं साइंस के भी लेके आऊँगी और मैथ्स के भी, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसे देख के आप अच्छे से समझ लें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, इसमें पूछा गया है जो हमारा अपर प्राइमरी लेवल होता है, स्टेज होता है, उसके अंदर सोशल साइंस जो होता है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होती है। तो इसमें होती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है गाइस, हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, ये रहा फोर्थ। इंडक्टिव लर्निंग इज कंट्राडिक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। इसका जो आंसर होगा वो मास्टरी लर्निंग। इंडक्टिव मतलब होता है कि आप खुद ढूंढ के पढ़े, आप खुद ढूंढ के सर्च करके उसको याद करना और समझना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आप देख लीजिए, ये है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें इसमें से सही आंसर ढूंढना है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रोमोट द बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। जो पता है आपको कि आलोचनात्मक सोच जो होता है वो विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है, ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता। ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस वो होते हैं जो हम ऑब्जर्व करके पता करते हैं बच्चे के बारे में, तो उसको बोलते हैं डाटा गैदर इन रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस। सेंसेस मतलब आंखों से देख के, उसकी बातों से, और वो कैसे बिहेव कर रहा है इन्वायरमेंट में, उसको देख के जो पता चलता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल एविडेंस। नेक्स्ट वन इज, इसमें लिखा हुआ है जो मॉडल और जो रेप्लिका होती हैं फिजिकल फीचर्स, तो वो किसके लिए, भौतिक विशेषताओं के मॉडल और प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोग किसमें होती है? ऑब्वियसली भूगोल में होती है, आपने देखा ही होगा, अर्थ का मॉडल बनता है, पहाड़ों के बनते हैं, तो ये सबसे। इकोनॉमिक्स में तो मॉडल्स दिखे नहीं है, हिस्ट्री का भी उतना नहीं बना सकते, पॉलिटिकल साइंस में पॉसिबल नहीं है, तो ज्योग्राफी में जो है मॉडल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे में अर्थ क्रस्ट दिखाना हो, माउंटेन्स दिखाना हो, रिवर के, ये सब हम दिखा सकते हैं मॉडल के थ्रू। यहाँ पे जो लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर इज एग्जाम्पल ऑफ। अगर न्यूज़पेपर जहाँ भी आ जाए वो हो जाएगा सेकेंडरी न्यूज़पेपर जो सोर्स होता है वो सेकेंडरी सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का। इन विच टाइप ऑफ क्लासरूम द स्टूडेंट विद लर्निंग डिसएबिलिटीज लर्न अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट। उस क्लासरूम को क्या कहते हैं जहाँ पे एक थोड़ा क्षमता वाला बच्चा होता है और एक बिल्कुल सही, वो साथ में मिलके पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, समावेशी। ठीक है गाइस, जहाँ पे दोनों तरह के बच्चे मिलके साथ में पढ़ते हैं बिना भेदभाव करे। अब यहाँ पे ये थ्योरी के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है ये थ्योरी किसने दी है, जहाँ पे कहा गया है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षण को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो जहाँ भी ये डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आ गई, ये हमेशा जीन पियाजे की दी हुई होती है, तो इसका आंसर हम जीन पियाजे लगा देंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है, जिसे सहकारी शिक्षा बोलते हैं, वो उसको बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, तो देख सकते हैं। तो आपको पता है कि कोऑपरेटिव में तो मिलके सहकारी बच्चे मतलब एक साथ मिलके पढ़ाई करे, बातें करे, डिबेट करे, तो उसका जो आंसर होगा ये होगा सेकंड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आ गया अ सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग विच अटेम्प्ट्स टू रीजन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी इन अ फेयर माइंडेड वे। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होते उसे कहते हैं। अगर जहाँ भी आपको ये दिख जाए सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग, इस टाइप की हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, इस टाइप की जो दिख जाए, तो वहाँ पे हमेशा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को लेंगे, अमूर्त सोच। ठीक है गाइस, तो आपको कुछ कुछ की पॉइंट्स होती है जो आपको क्वेश्चन पूरा समझ के आपको बस वो निकालना होता है। अगर आपको वो मिल गया जो की पॉइंट है, तो वहाँ से आप आंसर बहुत ही ईजिली टिक कर सकते हो। बहुत बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें की समझ आ जाती है, आप उसके थ्रू भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सही। अब यहाँ पे पूछा गया था द कलर्स यूज्ड
इन अजंता केव्स पेंटिंग हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। जो अजंता केव की जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो पिक्चर्स बने हुए हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते थे, तो ये बनाए जाते थे प्लांट्स एंड मिनरल से। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे पूछा गया जो हमारे अर्लीस्ट मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो किस पे लिखे जाते थे, किस पे लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं पाम लीव्स पे, तार के पत्तों पे उनको सुखा के फिर उस पे लिखे जाते थे ताकि ये बहुत टाइम तक चले। और कुछ तो था नहीं, पेपर्स तो थे नहीं उस टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। कौन सा पीरियड सबसे लंबा है मानव इतिहास में, तो ये होगा पैलियोलिथिक जो है सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास ऑफ पाकिस्तान। यस, ये बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है और बोलन पास के पास है। एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग आर फाउंड हियर। यहाँ पे यस, ये भी बिल्कुल सही है, वहाँ पे सबसे पहले फार्मिंग का वहीं से पता चलता था कि यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे दोनों जो आंसर होंगे बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हरप्पन साइट्स हैव बीन फाउंड। कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हरप्पा के नगर है, तो वो है हरियाणा में। सबसे लार्जेस्ट साइट जो है राखीगिरी या राखीगढ़ वो भी हरियाणा में ही है गाइस। ऋग्वेदा वॉज ओरिजिनली कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो हमारा ऋग्वेद था वो मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी, तो वो थी संस्कृत। जो संस्कृत आपने देखा होगा ऋग्वेद के टाइम का है हमारा गायत्री मंत्र, और वो किसमें, संस्कृत में। तो आप इस चीज़ से ईजिली याद कर सकते हैं, जो ऋग्वेद था वो संस्कृत में था ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपदा इन द 16 BC वॉज। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, वो थे हमारे बिंबिसार। ठीक है गाइस। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, वो है अहिंसा। अहिंसा जो था ये 3 रत्नों में नहीं था, ये हमारे 3 रत्न है, संघ, बुद्ध और धम्म। नेक्स्ट वन इज पॉलिटी से क्वेश्चन लग रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो गाइस इसका जो आंसर होगा राज्यसभा के जो उसको चूज करते हैं वो होते हैं MLAs, जिसको विधानसभा के सदस्य भी बोलते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज एडॉप्टेड बाय इंडिया। किस शासन प्रणाली को अपनाया है इंडिया ने, तो वो है हमारा पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। क्वासी फेडरल आपने सुना होगा, तो ये वही है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, वो है 84। ये किसने किया है, इलेक्शन कमीशन ने इसको आरक्षित किया हुआ है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। अगर हम अनटचेबिलिटी जो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको हम अगर प्रैक्टिस करते हैं, किसी को अनटचेबल अछूत समझते हैं, अछूत समझते हैं और उसके साथ ये अछूतता का व्यवहार करते हैं, तो ये कौन सा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होगा, उसका उल्लंघन होगा, तो वो होता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आप सभी को पता है आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। अनटचेबिलिटी जो होता है वो भेदभाव जो है किस बेसिस पे होता है, तो वो होता है जाति के धर्म पे, जिसको कास्ट बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर को कौन नियुक्त करता है, चीफ मिनिस्टर को जो नियुक्त करते हैं वो करता है गवर्नर। और गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, तो गाइस जो गवर्नर को नियुक्त करते हैं वो है प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कौन करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो प्रधानमंत्री को जो चुनाव करते हैं वो करते हैं हमारे MLAs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉलिटी से, आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स के कितने सारे क्वेश्चन हैं पॉलिटिकल साइंस से, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, शेड्यूल्स, पार्ट, फंडामेंटल राइट, सब कुछ। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? किसे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक कहा जाएगा, वो कहा जाएगा प्रेसिडेंट को। और स्टेट का जो पहला नागरिक कहा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट का पहला, राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, उसे कहा जाता है गवर्नर को। वर्तमान लोकसभा जो है 2014 के बाद वो कौन सा है? वो 16वां है। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है भारत के, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो है रामनाथ कोविंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस भारत के संविधान में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जो पॉलिटिकल पार्टी से आपको पता है बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो है ऐसा कुछ नहीं है भारत के संविधान में। हु नॉमिनेट्स मेंबर टू द राज्यसभा? जो ये नॉमिनेशन का काम है वो प्रेसिडेंट करता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो गाइस ये आप सबको पता है, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो वो थे हमारे सी राजागोपालाचारी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पूरे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आपने देख लिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सबके आंसर्स भी मैंने बताए। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको जीके से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटी के कितने सारे क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के कितने सारे थे, और ज्योग्राफी के कितने सारे, तो इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। और एग्ज़ाम अपडेट के लिए और भी काफ़ी चीज़ें, करंट अफेयर, टीचिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।